जंगल पहुंचते ही राधा की आंख खुल जाती है। कौन हो तुम? मुझे कहाँ ले आए? चुप हो जा, नहीं तो जान से मार दूंगा, समझी? इतना कहकर नकाबपोश ने राधा को जमीन पर पटक दिया। गोलापुरम गांव में एक किसान आदित्य रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कोमल और 10 वर्ष की बेटी राधा थी। आदित्य का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम बिरजू था। वो उसी के सामने वाले घर में रहा करता था। उसका भी एक बेटा था। दोनों भाइयों का जीवन कुशलता से बीत रहा था। तभी गांव का सबसे बड़ा व्यापारी रतनदास का बेटा विमलेश गांव में ऐलान करते हुए बोला, सुनो गांव वालों, मेरे पास एक जादुई बीज है। जिसने भी इसे खरीदा उसकी फसल पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरे पास एक जादुई बीज है, जादुई बीज। गांव के लोग उसकी बातों में आ गए, लेकिन आदित्य और उसकी पत्नी कोमल ने उस पर भरोसा नहीं किया। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इतना आसान नहीं होता कोई चमत्कार। आदित्य कुछ नहीं बोला, लेकिन उसी शाम उसका बड़ा भाई बिरजू उसके घर आता है। आदित्य भाई, तुम इन औरतों की बातों में मत आओ। अरे मैं अशोक का खेत खुद देखकर आया हूँ। क्या गजब का फसल हुई है उसकी। आदित्य ने भाई की बात मान ली और दोनों भाई अगले दिन विमलेश के पास चले जाते हैं। देखो, बीज तो मैं दे दूंगा, लेकिन बीज सस्ता नहीं है। कीमत के बदले में तुम्हें सारा अनाज और खेत गिरवी रखना होगा। इतना सुनकर दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। अरे एक दूसरे की शक्ल क्या देख रहे हो? मेरी बात मानो, खेत मेरे पिता के पास गिरवी रख दो। मैं तुम्हें जादुई बीज दे रहा हूं ना। अगली फसल में इतना मुनाफा होगा कि एक ही बार में खेत छुड़ा लोगे और ऊपर से पैसा भी बच जाएगा। चीत भी अपनी, पट भी अपनी। बोलो। विमलेश की बात उन्हें समझ में आ गई और उन्होंने अपना सारा अनाज और खेत गिरवी रख दिया। बाद में पता चला कि विमलेश ने झूठ बोला था। ये सब उसने अपने पिता रतनदास के कहने पर किया था। विमलेश और रतनदास की ये एक नई योजना थी, जिसके तहत वो पूरे गांव के किसानों की जमीन हथियाना चाहता था। हम तो बर्बाद हो गए आदित्य। अब हमारी बेटी राधा का क्या होगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। हाँ, अरे कोमल, केवल हमारी नहीं, सारे गांव का यही हाल है। चिंता में डूबने से कुछ नहीं होगा। हमें इस बात की शिकायत महाराज से करनी होगी। किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। कोमल की बात आदित्य को समझ में आ जाती है। हाँ, तुम ठीक कहती हो कोमल। अब समय आ गया है कि हम ये बात महाराज के सामने रखें। आदित्य उसी समय अपने बड़े भाई बिरजू के पास जाता है और जाकर बोलता है, भैया, हमें रतनदास और विमलेश की शिकायत महाराज से करनी चाहिए। हमें उन्हें बताना तो चाहिए ना कि इन दोनों बाप बेटों ने गांव के साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया है। तुम सही कह रहे हो आदित्य, हम कल ही महाराज के पास चलेंगे। लेकिन उसी रात जब बिरजू और उसका परिवार सो रहा था, तभी एक नकाबपोश चुपचाप उनके घर में घुस जाता है और वो राधा को उठाकर जंगल की ओर ले जाता है। जंगल पहुंचते ही राधा की आंख खुल जाती है। कौन हो तुम? मुझे कहाँ ले आए? चुप हो जा, नहीं तो जान से मार दूंगा, समझी? इतना कहकर नकाबपोश ने राधा को जमीन पर पटक दिया और उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी एक काफिला उस रास्ते से गुजरता हुआ वहां आ पहुंचा, जिसे देखकर नकाबपोश डर कर वहां से भाग जाता है। काफिले में से एक व्यक्ति राधा के पास आकर बोला, कौन हो तुम बच्ची? राधा रोते हुए सारी घटना बताने लग जाती है, लेकिन गांव का नाम नहीं बता पाती। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा डरी हुई है। शायद इसी वजह से लगता है कि ये सब कुछ भूल गई है। अच्छा, तो क्या करें अब इसका? करना क्या है? बेचारी जंगल में कहां जाएगी? अगर इसे यही छोड़ दिया तो जंगली जानवर मार देंगे इसको। पहला व्यक्ति राधा से बोला, मेरा नाम गजानंद है, मैं एक व्यापारी हूं। बताओ बेटा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, चलूंगी। गजानंद राधा को अपने गांव ले जाता है। राधा ने गजानंद के गांव को देखा।
वो बहुत ही सुंदर, शांत और समृद्ध था। गजानंद की हवेली विशाल थी और लोग प्रेम से रहते थे। गजानंद की पत्नी सीता राधा को देखकर गजानंद से बोली, अजी सुनिए, ये लड़की कौन है? भाग्यवान, ये जंगल में मिली थी। कोई इसे उठाकर ले गया था, फिर डर कर छोड़कर भाग गया। इसका नाम राधा है। बड़ी प्यारी बिटिया है, देखो। हे भगवान, इसकी उम्र ही कितनी है? तू किसकी बेटी है बिटिया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा अम्मा। बस इतना याद है कि कोई मुझे उठाकर लाया था। अब तू मेरी बेटी है, मेरी कोई संतान नहीं है। आज से तू ही मेरी बेटी बनकर रहेगी। हाँ बेटी, इस घर को अपना ही समझना। अब से तेरा हर सुख दुख हमारा है, समझी बेटा? वक्त बीतता गया। 5 वर्ष कब निकल गए किसी को पता ना चला। राधा अब 15 वर्ष की हो चुकी थी और गजानंद सीता को ही अपना माता पिता मानने लगी थी। पिताजी, मैं भी एक व्यापारी बनना चाहती हूँ। क्या कहा बेटी? व्यापारी? हाँ पिताजी, आपके जैसा व्यापारी जो गांव गांव जाकर सामान बेचते हैं, मैं भी वैसा ही कुछ करना चाहती हूँ। बेटी, बेटियां तो पराया धन होती हैं। उनका ठिकाना ससुराल होता है, व्यापार नहीं। पिताजी, बेटियां अब कमजोर नहीं रहीं, वो व्यापार भी कर सकती है और विवाह भी। मैंने आपसे ही सीखा है कि मेहनत करने में लाज नहीं होनी चाहिए। अजी देखिए तो कैसी बातें करती है हमारी बेटी। लगता है जन्म से ही व्यापारी है। अच्छा ठीक है, चलो कल से मेरे साथ गोदाम चलना, ठीक है ना? अगले दिन राधा पहली बार गजानंद के गोदाम जाती है। वहां कई प्रकार की जड़ी बूटियां बोरे में रखी थीं। पिताजी, ये सब क्या है? बेटा, ये खास तरह की जड़ी बूटियां हैं। परसों पहले एक ऋषि से मिला था जंगल में। उन्होंने बताया था कि अगर इन्हें खाद में मिलाओ तो फसल दुगनी उगती है और जल्दी भी होती है। बस यही है इनका कमाल। तो आप किसानों को यही जड़ी बूटियां बेचते हैं? हाँ बेटिया, इन्हीं से तो हमारा व्यापार चलता है। और इससे किसान खुश रहते हैं? हाँ, बहुत खुश होते हैं। अरे भाई, उन्हें अच्छी फसल मिलती है तो खुश होंगे ही, और हमारी इज्जत भी करते हैं। मुझे भी ये सब सिखाइए ना पिताजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। कल से गोदाम की गिनती तू करेगी, ये तेरी जिम्मेदारी हुई, ठीक है ना? ठीक है पिताजी। इसके बाद राधा काम में लग जाती है। वो अपना काम बड़ी मेहनत और लगन से करती है। शाम का समय, राधा गोदाम से वापस अपने घर लौट रही होती है कि तभी उसे सामने एक शेर खड़ा दिखता है। राधा काफी डर जाती है। वो शेर से बचने के लिए द्वार कर भागती है। वो भागते भागते जंगल में पहुंच जाती है। जंगल सुनसान था। हे भगवान, ये कहाँ आ गई मैं? ये तो काफी डरावना जंगल है। आज से पहले यहाँ कभी नहीं आई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। इसके बाद राधा जंगल में आगे बढ़ती है। वो काफी परेशान थी। ऐसा लगता था जैसे वो फिर से जंगल में खो गई हो। वह जंगल से बाहर निकलने के लिए पूरे जंगल में इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। अंत में वह थक हार कर एक पैर के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, मैं काफी थक गई हूँ। अब मुझसे और नहीं चला जाता। कृपया मेरी मदद कीजिए। कुछ ही देर में राधा की आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाती है। इसके बाद जब राधा की आंख खुलती है तो अंधेरा हो चुका था। जंगल एकदम सुनसान था। आसपास से हल्के डरावने आवाज आ रही थी, जिसे देखकर राधा बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए, लेकिन तब भी राधा हिम्मत नहीं हारती है और साहस के साथ उठकर खड़ा होती है और आगे बढ़ती है। थोड़ी ही देर के बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर राधा के जान में जान आती है।
राधा जल्दी से उस झोंपड़ी के पास जाती है और बोलती है, अरे कोई है क्या? मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इतना सुनकर झोंपड़ी के अंदर से एक साधु बाहर निकला। तुम कौन हो बेटी, और यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? बाबा, मेरा नाम राधा है और मैं एक व्यापारी की बेटी हूँ। मैं इस जंगल में खो गई हूँ। क्या आप आज रात के लिए अपने झोपड़ी में शरण दे देंगे? हाँ, क्यों नहीं बेटा, आ जाओ, तुम यहाँ रह सकती हो, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। इसके बाद राधा अंदर चली जाती है। अगली सुबह राधा साधु बाबा से बोलती है, बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे रात में रहने के लिए शरण दिया। अब मैं चलती हूँ। लेकिन बेटी, तुम इस जंगल में अकेले कहाँ जाओगी? पता नहीं बाबा, कैसे भी करके इस जंगल से बाहर चली जाऊंगी। बेटी, तुम बहुत हिम्मत वाली लगती हो, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। लेकिन बेटी, ये जंगल बहुत घना और विशाल है, इसलिए तुम इस जंगल से बाहर इतनी आसानी से नहीं निकल पाओगी। तो मुझे क्या करना होगा बाबा? बेटी, तुम एक काम करो, पश्चिम दिशा की ओर चली जाओ। इस दिशा से तुम जंगल के बाहर आसानी से निकल पाओगी, और जंगल के बाहर निकलते ही तुम्हें सामने एक राज्य दरबार मिलेगा, जहां के राजा विक्रम बहुत अच्छे इंसान हैं। वो सबकी मदद करते हैं। तुम उनके दरबार में चले जाना, वो तुम्हारी भी मदद जरूर करेंगे। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर राधा वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी साधु बोलते हैं, बेटी, ये लो, ये कुछ जादुई बीज है। ये बीज तुम अपने पिता को दे देना, इससे तुम्हारे व्यापार में और भी मुनाफा होगा। ठीक है बाबा। इसके बाद राधा झोंपड़ी से बाहर निकलती है और पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ने लगती है। रास्ता सुनसान था। जंगल में चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट थी। राधा की आंखों में एक अजीब सा संतोष था। कुछ ही देर में वो जंगल से बाहर निकल जाती है और उसे राज्य दरबार दिखाई देता है। राधा राज्य दरबार को देखकर रुक जाती है। फिर वो बिना कुछ सोचे महल के अंदर चली जाती है। अंदर दरबार लगा था। राजा विक्रम अपनी कुर्सी पर विराजमान थे और राज्य के लोग भी मौजूद थे। तुम कौन हो बच्ची, और यहाँ क्यों आई हो? महाराज, मैं एक व्यापारी की पुत्री हूँ और अब स्वयं भी एक व्यापारी हूँ। मैं आपको जादुई बीज बेचने आई हूँ। क्या जादुई बीज? जी महाराज, इन बीजों में विशेष जड़ी बूटियों को मिलाया गया है। यदि आप अपने राज्य के किसानों को इसे देने का आदेश देंगे, तो आपकी भूमि दुगनी गति से फसलें उगाने लगेगी। ना कोई रोग, ना कोई कीट, केवल उपज और भरपूर अनाज। दिखाओ, कैसा है ये बीज? राधा ने एक थैली खोलकर कुछ बीज दिखाए और उन बीजों की प्रक्रिया तथा मिश्रण की सारी विधियां विस्तार से बताएं। अरे वाह, तुमने तो हमारा मन जीत लिया। एक राजा को भला और क्या चाहिए? उसकी प्रजा सुखी हो, खेतों में अन्न लहलहाएं और राज्य समृद्ध हो। अगर ये बीज सचमुच इतने चमत्कारी है, तो हम दूसरे राज्यों में भी इनका व्यापार कर सकते हैं। महाराज, एक निवेदन है। हाँ हाँ, कहो बेटा, कहो, बताओ। राधा धीरे से आगे बढ़ती है और राजा विक्रम के समीप आकर कुछ बातें कान में कहने लगती है। राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये सुनकर तो हम बहुत प्रसन्न हुए हैं और कुछ व्यथित भी, पर निश्चित रहो, अब हम तुम्हारी मित्रता को सम्मान देंगे। आज से तुम जहां जहां जाओगी, हमारे सैनिक तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारी सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। आज से तुम जहां जाओगी, हमारे 2 सैनिक तुम्हारे साथ जाएंगे। धन्यवाद महाराज, आपने मेरे आत्मविश्वास को और दृढ़ कर दिया। राधा अब गांव-गांव, राज्य-राज्य अपने बीज बेचने लगी।
लोग इन बीजों को जादुई मानने लगे। उसके पास अब धन, माल और प्रतिष्ठा सब कुछ था। कुछ समय बाद राधा ने काफिला वापस मोड़ा और अपने गांव गोलापुरम की ओर प्रस्थान किया। जब राधा का काफिला सैनिकों के साथ गोलापुरम पहुंचा तो हवेली के बाहर खड़ा विमलेश चौंक उठा। कौन हो तुम और हमारे गांव में क्या कर रही हो? मैं एक व्यापारी हूँ, तुम्हारे गांव में जादुई बीज बेचने आई हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो? कोई बीज जादुई नहीं होते। मूर्ख, तमीज से बात कर। ये कोई साधारण व्यापारी नहीं है, ये राजा विक्रम की मित्र है और उन्हीं के आदेश पर हम इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। इनके बीज खुद महाराज ने खरीदे हैं, वो भी मुंह मांगी कीमत पर, समझा? इतना सुनकर विमलेश चौंक उठा। उसी वक्त रतनदास भी बरामदे से ये सब देख रहा था। वो तेजी से नीचे उतरा। अरे ये कैसी बातें कर रहा है विमलेश? दिखाई नहीं दे रहा। पूरा काफिला है, सैनिक भी है। चल इन्हें हवेली ले चल सम्मान के साथ, वहां बात करेंगे। विमलेश ने काफिले को हवेली में ठहराया। कुछ समय बाद, तो सुनो बेटा, इस गांव की सारी जमीन मेरी है, इसलिए कोई भी किसान तुमसे बीज नहीं खरीदेगा। तुम्हें सारे बीज मुझे ही बेचने पड़ेंगे। क्या तुम इन बीजों की कीमत चुका पाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और मैं तो चाहता हूं कि तुम आसपास के गांव में भी इन बीजों को बेचो। मैं ही वितरण करवाऊंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। बस उसका लाभ मैं अलग से लूंगा। ठीक है, लेकिन कीमत उतनी होगी जितनी मैं कहूंगी। राधा ने एक बहुत भारी रकम बताई। क्या बात कर रही हो? इतनी बड़ी रकम? पिताजी, इतनी रकम तो सारी जमीनें गिरवी रखकर ही चुकाई जा सकती है। तो रख तो गिरवी। जब मेरे बीज बोगे तो फसल ढेरों होगी। बेचो और चुकाओ रकम। थोड़ी झिझक के बाद रतनदास और विमलेश तैयार हो गए और सारी जमीनों के कागज राधा को सौंप दिए। राधा ने जैसे ही जमीन के कागज हाथ में लिए, उसने बिना देर किए सैनिकों से कहा, रतनदास और विमलेश को तुरंत गिरफ्तार कर लो। सैनिक चौंक उठे। ये आप क्या कह रही हैं? कुछ देर में सब कुछ समझ आ जाएगा। कुछ ही देर में राजा विक्रम वहां आते हैं। राजा विक्रम को देखकर बिरजू हड़बड़ा गया। बिरजू और उसका पुत्र अर्जुन भी वहीं आ गए। ये आप क्या कह रही है? तुम मेरे चचेरे भाई हो अर्जुन, चाहूं तो तुम्हें भी गिरफ्तार करवा सकती हूँ। इतना कहकर राधा फूट फूट कर रोने लगी और अपने घर की ओर चली गई। घर पहुंचते ही उसके बूढ़े माता पिता बिरजू और कोमल उसे देखकर चौंक उठे। माँ, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तेरी शक्ल तो मेरी बेटी राधा से बहुत मिलती है। मैं तुम्हारी बेटी ही हूँ माँ। ये सुनकर कोमल और बिरजू फूट फूट कर रोने लगे। बेटी तू कहाँ चली गई थी मेरी बिटिया? पिताजी, मैं एक बड़े षड्यंत्र की शिकार हो गई थी। कुछ देर बाद राधा उन्हें लेकर उस स्थान पर गई जहां बिरजू, रतनदास और विमलेश को सैनिकों ने बंदी बनाकर खड़ा किया हुआ था। राजा विक्रम वहीं मौजूद थे। पिताजी, कहने को तो ये आपका बड़ा भाई है, लेकिन असल में ये बहुत ही मक्कार और धोखेबाज है। आप जानते हैं मेरा अपहरण किसने किया था? किसी और ने नहीं, बल्कि मेरे इसी ताऊ बिरजू ने। ये क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ ताऊ। मैं वही राधा हूँ जिसे 10 वर्ष पहले आप उठाकर जंगल ले गए थे। आप मुझे जान से मारना चाहते थे। आपकी आवाज, आपकी आंखें, मैं सब कुछ पहचान गई थी। संयोग से वहीं से एक काफिला गुजरा और मैं बच गई। मैंने उन्हें अपना असली गांव नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि आप दोबारा मुझे मारने की कोशिश करेंगे। वो काफिला एक बड़े व्यापारी का था जिसने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला और व्यापार सिखाया। फिर एक दिन वही राधा बड़ी होकर उसी गांव में लौटी और वही जादुई बीजों की योजना बनाकर रतनदास और विमलेश से उनकी मक्कारी से छीनी हुई जमीनें वापस ले लीं।
मुझे राधा की हर बात पर विश्वास है। ये सब उसने मुझे राजमहल में पहले ही बता दिया था। राधा ने मुझसे वादा किया था कि वो अपने गांव जाकर अपनी बुद्धिमानी से लोगों की जमीन वापस लेगी। मैं उसे समर्थन देने के लिए ही सैनिकों के साथ यहाँ पर आया हूँ। पिताजी, आपके बड़े भाई मेरे ताऊ सबसे बड़े धोखेबाज है। इन्होंने ही आपको रतनदास और विमलेश की बातों में फंसाया। हवेली में ये दोनों नौकर नहीं हैं, बल्कि इन्हीं के साथ ही थे। ये दोनों रतनदास और विमलेश के लिए ही काम करते हैं और दिखावा करते हैं कि ये इनकी हवेली में नौकर है, ताकि कोई भी गांव वाला इन पर शक ना करे। इसके आगे की अगर सच्चाई को ताऊजी अपने मुंह से कहते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जब मेरा भेद खुल ही चुका है तो मैं सब कुछ कबूल करता हूं। मुझे लगता था कि पिताजी ने मेरी जगह सारे खेत तुम्हें दे दिए हैं। इसी जलन में मैंने रतनदास और विमलेश के साथ मिलकर ये पूरा का पूरा खेल रचा। मेरे बेटे अर्जुन और उसकी पत्नी को भी इस बात की जानकारी थी। राजा विक्रम का क्रोध अब फूट पड़ा। बिरजू, तुमने न केवल गांव वालों से बल्कि अपने ही भाई, अपने ही भतीजे से विश्वासघात किया है। अपने ही परिवार को तुमने धोखा दिया। तुम्हारी सजा सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की है। अब तुम, तुम्हारा बेटा अर्जुन, तुम्हारी पत्नी और रतनदास व विमलेश, ये सभी जीवन भर कारागार में रहोगे। सैनिकों, ले जाओ इन्हें। राजा विक्रम के आदेश पर सैनिक सभी अपराधियों को पकड़कर कारागार ले गए। गांव में न्याय का सूरज फिर से चमका। राधा मेरी मित्र, हम तुम्हारे बुद्धिमानी, साहस और दृढ़ निश्चय से बहुत प्रभावित है। आज से तुम इस गांव की व्यापारी और जमींदार घोषित की जाती हो। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से चले जाते हैं। इसके बाद राधा अपने माता पिता से कहती है, आप दोनों ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मेरे एक और माता पिता है जिन्होंने मुझे पाला, मुझे शिक्षित किया और व्यापारी बनाया। राधा अपने माता पिता को लेकर सीताराम और गजानंद के पास चली गई। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। बेटी, तुम्हारे बिना ये घर आंगन कितना सुना सुना था। तुम कहाँ चली गई थी? लेकिन बेटी, ये दोनों कौन हैं? राधा उन्हें सारी बातें बताने लगी। बेटी, हम तो तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे, लेकिन जब भी तेरी शादी होगी ना, कन्यादान हम ही करेंगे। आदित्य और कोमल ने ये वादा खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। राधा अपने असली माता पिता के साथ अपने गांव वापस लौट गई। एक किसान की बेटी जिसने बचपन में धोखा खाया, उसने न केवल अपनी पहचान को फिर से पाया, बल्कि बुद्धिमान व्यापारी बनकर अपने गांव वालों की जमीनें वापस दिलाई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नए कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।